डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग अलैंगिक जनन के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ हासिल करेंगे। पिछले पार्ट में हमने अलैंगिक जनन का डिफिनेशन बता दिया था। आइए अलैंगिक जनन को डिटेल में जानते हैं। अलैंगिक जनन में सबसे पहली बात ये होती है कि यह एकल जीव द्वारा संपन्न किया जाता है, यानी अकेला जीव ही जनक के रूप में नई संतति को जन्म देने का काम करता है। दूसरी बात यह है कि अगर अलैंगिक जनन में कोई संतति जन्म ले रही है तो वह संतति चूंकि एकल जीव से जन्म ले रही है, इस एकल जीव का ही जेनेटिक्स, आनुवंशिक डीएनए, आरएनए जैसी मटेरियल ये सभी संतति में जाएगी, जिससे क्या होगा कि संतति की अपनी आनुवंशिकी, अपने जनक, यह एकल जीव जो अभी जनक का काम कर रहा है, इससे ये संतति जो उत्पन्न हुई है, तो अपने जनक का जो अनुवांशिकी होगा वह अनुवांशिकी और जनक के आकार की उसकी संतति जो होगी, अपनी अनुवांशिकी संतति की जो होती है और आकार की, वो जनक के अनुवांशिकी और आकार की से मैच करेगी। और बात करें कि आपस में क्या इन संततियों की अनुवांशिकी और आकार की मैच करेगी, तो जी हाँ, अलैंगिक जनन में जन्मे सभी संतति की आकार की एवं अनुवांशिकी, चूंकि जन्म एकल जनक से हुआ है इसलिए आकार की एवं अनुवांशिकी आपस में भी मैच करती है। इसके लिए एक नया टर्म लिया जाता है। जब संतति अनुवांशिकी और आकार की रूप से एक समान हो तो इसके लिए बायोलॉजी ने एक नया टर्म लिया, एक पुंजक या क्लोन। अगर आपसे कोई पूछे कि एक पुंजक क्या है, तो आप ये चार संतति देख रहे हैं, ये चारों की चारों अनुवांशिक और आकार के रूप से क्या है, आपस में समान है। इन्हीं संततियों को एक पुंजक या क्लोन कहा जाता है। ऐसा कब संभव है? सिर्फ और सिर्फ अलैंगिक जनन। तो लिखेंगे अलैंगिक जनन में उत्पन्न सभी संतति अनुवांशिकी एवं आकार के रूप से एक समान होती है। इन्हीं संततियों को एक पुंजक या क्लोन कहा जाता है। अब क्वेश्चन ये है कि अलैंगिक जनन कैसे जीवों में होता है? तो अलैंगिक जनन एकल जीव निम्न श्रेणी के पादप और निम्न श्रेणी के पादप, जैसे शैवाल हो गया, निम्न श्रेणी के पादप, निम्न श्रेणी के जीव जंतु, या साधारण जीव में मुख्यतः अलैंगिक जनन ही होता है। यानी एकल जीव, निम्न श्रेणी के पादप, निम्न श्रेणी के जंतु या साधारण जीव मुख्यतः अपनी संतति का जन्म अलैंगिक जनन द्वारा ही करते हैं। सबसे साधारण जीव की बात किया जाए तो आपको मोनेरा और प्रोटिस्टा दिखाई देगा। तो आइए देखते हैं कि मोनेरा और प्रोटिस्टा में अलैंगिक जनन होता कैसे। मोनेरा और प्रोटिस्टा में जो जनक कोशिका है वह दो भागों में विभक्त हो जाती है। जनक कोशिका दो भागों में विभक्त हो जाती है। अब अगर कोई जनक कोशिका दो हिस्सों में विभक्त हो रही है तो इस विधि को हम बोलते हैं कोशिका विभाजन। यानी मोनेरा प्रोटिस्टा में जनक कोशिका दो हिस्सों में बढ़ जाती है कोशिका विभाजन के द्वारा और इस तरह से अपनी नई संतति को जन्म देती है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि मोनेरा प्रोटिस्टा में कोशिका विभाजन ही अलैंगिक जनन की विधि है। आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछ दे कि मोनेरा प्रोटिस्टा में अलैंगिक जनन किस विधि से होता है, तो आप सिंपल आंसर दे दीजिएगा, कोशिका विभाजन। अब हम लोग अलैंगिक जनन की दूसरी विधियों की बात करेंगे तो उसमें अगली विधि होती है द्विखंडन या विखंडन। तो आइए हम बात करते हैं द्विखंडन या विखंडन की। द्विखंडन, इसी को विखंडन भी बोलते हैं। ये अलैंगिक जनन
जनन की दूसरी विधि। यह मुख्यतः एक कोशिकीय जीवों पर लागू होती है। द्विखंडन या विखंडन विधि मुख्यतः एक कोशिकीय जीवों पर लागू होती है, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, अब द्विखंडन होता कैसे है? द्विखंडन की क्रिया में इस अलैंगिक जनन में सबसे पहले एक कोशिकीय जीव जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना दो हिस्सों में विभक्त हो जाता है। यानी अलैंगिक जनन की जो दूसरी विधि है, द्विखंडन या विखंडन, इसमें मुख्यतः एक कोशिकीय जीव दो छोटे छोटे हिस्सों में विभक्त हो जाता है और प्रत्येक हिस्सा बहुत तेजी से वृद्धि कर वयस्क जीव का निर्माण कर देता है। इस अलैंगिक जनन की विधि को हम लोग द्विखंडन या विखंडन कहते हैं। तो कहने का मतलब है कि द्विखंडन या विखंडन एक ऐसी अलैंगिक जनन है जिसमें सबसे पहले एक कोशिकीय जीव दो छोटे छोटे हिस्सों में बढ़ जाते हैं और प्रत्येक हिस्सा बहुत तेजी से वृद्धि करके वयस्क जीव का रूप धारण कर लेता है। इस अलैंगिक जनन की विधि को हम लोग क्या कहते हैं? द्विखंडन या विखंडन। अब आप इसको चित्र से देखिए कि मान लीजिए यह एक अमीबा है और यह छोटे छोटे दो अमीबा है, टूट गया। तो सबसे पहले दो छोटे छोटे हिस्सों में बढ़ जाते हैं और फिर प्रत्येक हिस्सा एक वयस्क जीव यानी वयस्क अमीबा का रूप धारण कर लेता है। इस तरह से एक अमीबा से कितने अमीबा हो गए? दो। यही है द्विखंडन। अब हम लोग बात करेंगे कि अमीबा में द्विखंडन की प्रोसेसिंग क्या है, अमीबा द्विखंडन कैसे करता है, इसमें टोटल कितने स्टेप्स हैं, कैसे होता है, इसकी बात करेंगे। आइए देखते हैं अमीबा में द्विखंडन की कुल प्रक्रिया क्या है। सबसे पहले एक अमीबा जिसको द्विखंडन करना है वो सबसे पहले अपनी साइज में वृद्धि करता है। पहला स्टेप है कि वो अपने आप को थोड़ा सा साइज में, आकार में वृद्धि करता है, थोड़ा परिपक्व होने की कोशिश करता है, थोड़ा आकार में वृद्धि। इसके बाद अमीबा के अंदर का केंद्रक विभाजित होता है। अमीबा के बीच का केंद्रक विभाजित होता है। ये जो केंद्रक था वह दो हिस्सों में विभाजित होना शुरू हो जाता है। इसके बाद क्या होता है कि अमीबा के अंदर का जो कोशिकीय द्रव है, कोशिका साइटोप्लाज्म, वो दो हिस्सों में बंटना चालू होता है। और अंततः यह दो हिस्सों में टूटकर दो नई संतति को जन्म। ये रहा अमीबा में द्विखंडन की विधि, कुल प्रोसेस। सबसे पहले साइज में वृद्धि होती है, फिर केंद्रक का बंटवारा होता है, फिर कोशिका द्रव्य का बंटवारा होता है, अंततः दो हिस्सों में टूट जाती है। लेकिन इनको पुत्री कोशिका कहा जाता है। अब आप भी सोच रहे होंगे कि अमीबा का द्विखंडन होने के बाद जो दो अमीबा नई संतति के रूप में जन्मित है, इसको हम लोग पुत्री कोशिका क्यों कह रहे हैं? पुत्र कोशिका क्यों नहीं कह रहे? क्योंकि यह अमीबा पुनः
जब थोड़ी सी व्यस्क होगी, थोड़ा अपना रूप अच्छे से धारण करेगी, अच्छी खासी साइज आ जाएगी, कुछ दिनों में परिपक्व हो जाएगी, तो पुनः इसके अंदर यही साइकिल चलेगा और पुनः यह नए अमीबा को जन्म देंगे। यानी यह जन्म देगी अब आगे चल के। और जन्म कौन दे सकते हैं? मादा या नर? जन्म मादा देती हैं। तो चूंकि इसको आगे चल के नई संतति को जन्म देना है परिपक्व होकर, इसलिए इसको हम लोग पुत्री कोशिका कहेंगे। पुत्र कोशिका कहने की भूल मत करिएगा, क्योंकि आगे चल के परिपक्व होके पुनः नई अमीबा की संतति को जन्म देंगी, इसलिए इसको पुत्री कोशिका कहा जाता है। अब एक क्वेश्चन ये होता है कि जनरली सुनने को मिलता है कि जो एक कोश के जीव है वो अमर होते हैं। एक कोश के जीव क्या होते हैं? अमर होते हैं। तो समझ में नहीं आता, हम लोग तो लगता है कि दुनिया में कोई जीव अमर नहीं, लेकिन बायोलॉजी में कहता है कि एक कोश के जीव जनरली अमर होते हैं। तो कैसे होते हैं, क्यों होते हैं भाई अमर? इस क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ मिल जाएगा। जैसे कहने का मतलब ये है कि ये जो अमीबा है, जिसने द्विखंडन द्वारा दो नई पुत्री कोशिकाओं को, दो संतति को जन्म दिया, तो क्या इसकी बॉडी इसमें समाप्त हो गई? नहीं, इसकी बॉडी ही इन दोनों में आएगी। यही बॉडी दो हिस्सों में टूटकर इसमें आई, जिसका बॉडी इस धरातल सुखा नहीं बल्कि इसकी संतति में अभी भी जी रहा है। और अगर ये लोग नई बॉडी को जन्म देंगे तो कहीं ना कहीं इसकी बॉडी इसमें आई और ये जिस संतति को जन्म देंगे उसमें इसकी बॉडी चलती चली जाएगी। इस तरह से जब तक अमीबा द्विखंडन विखंडन करते हुए जन्म देते चले जाएंगे नई संतति को, उनमें इस पुराने अमीबा का बॉडी ट्रांसफर होता रहेगा और यह बॉडी उनमें जिएगा, इन दुनिया से उठेगा नहीं। हम लोग में क्या होता है? मानव में क्या होता है कि हम लोग जब किसी बच्चे को जन्म देते हैं तो अपनी बॉडी को काट कर नहीं देते, अपना बॉडी का हिस्सा नहीं देते, वो अलग ही फॉर्म होता है। इसलिए बच्चा अलग होता है और हम अलग होते हैं। अगर हम अपनी बॉडी ही काट कर, अगर बच्चे हम लोग में जन्म देने की ऐसी टेंडेंसी होती कि हम दो हिस्सों में बढ़ जाते, एक हिस्सा से एक बच्चा बन जाता और एक हिस्सा से दूसरा बच्चा बन जाता, तो मेरा हिस्सा कभी मरता नहीं बल्कि यह हिस्सा उन बच्चों में जीता और फिर वो बच्चे अपने बच्चों को जन्म देते तो उसमें भी मेरा हिस्सा जीता। इस तरह से हमारा भी अमर होना तय था, लेकिन हमने यह विधि अपनाई नहीं जन्म की, हमें यह विधि होती ही नहीं जन्म की। तो हम अमर कैसे हो सकते हैं? अमर वही हो सकते हैं जो द्विखंडन या विखंडन कर रहे हैं। उनमें क्या होगा कि जो जनक का शरीर है वो लगातार उनकी संतति कोशिकाओं में आगे बढ़ती चल जाएगी और उनकी संतति कोशिकाओं में जीवित रहेगी। इसलिए एक कोश के जीव अमर होते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि एक कोश के जीव अमर क्यों होते हैं, तो इसका आंसर ये है कि एक कोश के जीव अमर इसलिए होते हैं क्योंकि वह स्वयं द्विखंडन के द्वारा खुद को बांटकर अपनी नई संतति को जन्म देते हैं, जिसकी वजह से उनका शरीर आने वाली पीढ़ियों में, संततियों में जिंदा रहती है। इसलिए एक कोश के जीव अमर होते हैं। थैंक यू।